नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटता है, तो ऐसा कभी कभी होता भी है। वास्तविक जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं और ऐसा ही अवसर आया है भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों के 3 नेताओं के जीवन में, राजनीतिक जीवन में। उनको लग रहा था कि शायद अवसर चूक गए, शायद दूसरा मौका न मिले, लेकिन कहते हैं कि सबको एक दूसरा चांस मिलता है, दूसरा मौका मिलता है, दूसरा अवसर मिलता है। इनके सामने भी दूसरा अवसर एकदम सामने खड़ा हुआ है। वो सचमुच इनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन अवसर है। अब इन 3 नेताओं की बात करें तो एक एक करके बात करें तो सबसे पहले राजस्थान चलना पड़ेगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको लेकर पिछले 4 साल से बीजेपी दुविधा में है। उनको आगे रखे कि पीछे रखे, उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें कि नहीं करें, उनको पार्टी की बागडोर सौंपे या नहीं सौंपे, उनको मुख्य कैंपेनर बनाएं कि नहीं बनाएं। राज्य में भाजपा नेतृत्व परिवर्तन करने की कोशिश 4 साल से कर रही है। 2018 में बीजेपी के हार के बाद से पार्टी हाईकमान की नज़र से वसुंधरा राजे सिंधिया गिर गई हैं, उनका भाव गिर गया, राजनीतिक भाव गिर गया। लेकिन कर्नाटक की हार ने उनको एक अवसर दे दिया है। कर्नाटक में वरिष्ठ नेताओं का टिकट काटने और उनके पार्टी के बाहर जाने से जो नुकसान हुआ, और कर्नाटक की हार, दक्षिण का द्वार सत्ता के लिहाज से कहें तो बंद हो गया बीजेपी के लिए। इस सब को देखते हुए लगता है कि पार्टी हाईकमान के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। अभी पिछले दिनों उनका जन्मदिन था, तो जन्मदिन की तारीख से पहले उन्होंने चुरू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बताते हैं 30 से 40 भाजपा विधायक, 100 के करीब पूर्व विधायक और 8 से 10 लोकसभा के सदस्य शामिल हुए। ये उनके करीबी लोगों का दावा है। ये शक्ति प्रदर्शन उन्होंने हाईकमान को संदेश देने के लिए किया। पार्टी हाईकमान के फैसले धीरे धीरे वसुंधरा राजे सिंधिया से दूर जा रहे थे। पहले विधायक दल के नेता के रूप में, यानी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राजेंद्र सिंह राठौर को नियुक्त किया गया। उनके डिप्टी लीडर के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुनिया को बिठाया गया और उसके अलावा सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी गई। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया को 2023 के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय भूमिका में नहीं देखता। लेकिन पार्टी हाईकमान के पास इस बात का कोई उत्तर अभी तक नहीं है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं तो कौन। आज भी राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की सबसे लोकप्रिय नेता है। ये बात अलग है कि उनके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है जो उनके प्रतिद्वंदी, उनके विरोधी अशोक गहलोत के साथ भी जुड़ी हुई है। इन दोनों नेताओं के साथ है कि पार्टी इनको जो है चुनाव जीत कर देती है, मुख्यमंत्री बनाती है और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, पार्टी हार जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी 2 बार ऐसा हो चुका है। पार्टी तीसरी बार ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। लेकिन चुरू की सभा में, चुरू के कार्यक्रम में जो नारे लगे, केसरिया में हरा हरा और इस बार वसुंधरा, ये नारा जो है उसके विपरीत है जो 2018 के चुनाव के दौरान लगा था। उस समय नारा लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। क्या वो माहौल अभी तक बना हुआ है? पार्टी का एक वर्ग है जिसका मानना है कि वसुंधरा के प्रति नाराज़गी अभी लोगों की ख़त्म नहीं हुई है। अगर पार्टी हाईकमान उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करता है तो पार्टी चुनाव हार भी सकती है। अभी राजस्थान की जो ज़मीनी हकीकत है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। कांग्रेस में जिस तरह झगड़ा हो रहा, ख़ास तौर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खुली लड़ाई खुले मैदान में हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी को उससे फ़ायदा है। उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा है। उसके अलावा जो परंपरा है राजस्थान में जो अभी तक बनी हुई है कई दशकों से कि हर बार सरकार बदल जाती है, उसका भी एक लाभ है। तो बीजेपी के सामने लाभ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सवाल यह है कि अपना घर दुरुस्त करे। तो क्या कर्नाटक की हार के बाद पार्टी हाईकमान इस तरह के फैसले जिस तरह से कर्नाटक में लिए उससे बचेगा, या पार्टी ने तय कर लिया है कि यही हमारी नीति होगी, फ़ायदा हो या नुकसान, चुनाव हारें या जीतें, जो परिवर्तन करना है संगठन में वो होगा और उसको रोका नहीं जा सकता। अगर ऐसा फैसला होता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए बड़ी मुश्किल है।
अगर कर्नाटक की हार की वजह से सोच में बदलाव आता है तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने एक अवसर है। अब दूसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक 2003 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार गई भ्रष्टाचार के आरोपों में। 2-3 फैक्टर थे, भ्रष्टाचार सबसे ऊपर था, उसके अलावा जो है वो एक फटीग फैक्टर था। लगातार 15 साल से एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में देखते देखते लोग ऊब चुके थे। और दूसरा, कांग्रेस ने अपने सामाजिक समीकरण ठीक से साधे, उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ और एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा हुआ। उसकी वजह से पार्टी सत्ता में आ गई। अब एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा बीजेपी को है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह पिछले वसुंधरा से की तुलना में ज़्यादा साइडलाइन किए जा चुके हैं। पार्टी को लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह के साथ पार्टी का यानी छत्तीसगढ़ इकाई का कोई भविष्य नहीं है, तो रमन सिंह से आगे देखने की कोशिश हो रही है। लेकिन समस्या वही है जो राजस्थान में 4 साल में पार्टी कोई नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई, राज्य स्तर का कोई ऐसा नेता नहीं खड़ा कर पाई जो कांग्रेस को, भूपेश बघेल को चुनौती दे सके। तो और उसके अलावा 15 साल से सत्ता में रहने पार्टी और सरकार पर एक तरह से शिकंजा कसा होने की वजह से रमन सिंह का अब भी बहुत ज़्यादा असर पार्टी संगठन पर है। उनके लोग हैं पार्टी संगठन में, तो पार्टी के लिए कोई फैसला उनको पूरी तरह दरकिनार करके लेना मुश्किल होगा। उनको पार्टी 2023 के चुनाव में, जो इसी साल के आखिर में यानी होने हैं, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगी, ऐसी कोई संभावना नहीं। लेकिन उनकी पूछ बढ़ सकती है, उनका दखल बढ़ सकता है, उनका हस्तक्षेप बढ़ सकता है, टिकट बंटवारे में उनकी पूछ हो सकती है। उसके अलावा संगठन में जो बदलाव होंगे उसमें उनकी पूछ हो सकती है। तो कर्नाटक का ये साइड इफ़ेक्ट होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह दोनों, जो एक तरह से पार्टी ने ठंडे बस्ते में दोनों को डाल दिया था, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था, उससे बाहर लाया जा सकता है। तीसरा राज्य और तीसरे नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, जो इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह की तुलना में शिवराज सिंह चौहान की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी जो हार हुई थी उसमें उनकी हार और कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत कम था। लेकिन ये सही बात है कि 15 साल से सरकार वहाँ थी, उसकी एंटी इनकम्बेंसी और वही फैटिग फैक्टर शिवराज सिंह चौहान को लेकर। लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने को बदला है, अपने को एक नए रूप में पेश किया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद समय समय पर यह चलता रहता है कि उनको हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो पेश किया जा सकता है चुनाव के दौरान, या उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, या फना हो सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भी स्थिति वही है जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है कि नेतृत्व की विकल्पहीनता। कम से कम मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि शिवराज सिंह चौहान से बेहतर नेता कोई नहीं है बीजेपी के पास। बहुत से लोगों की नज़र जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया दोनों पूरे मध्य प्रदेश के नेता कभी बन नहीं पाए। ग्वालियर और भिंड संभाग के बाहर उनका असर कम होता जाता है। और उसके अलावा अभी हाल ही में आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो इसलिए अगर उनको, और एक बात ज़रूर याद रखने की है कि मध्य प्रदेश उन देश के उन 2 राज्यों में है, एक गुजरात और दूसरा मध्य प्रदेश, जो संगठन की दृष्टि से जनसंघ के समय से बहुत ही मजबूत राज्य है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है इन 2 राज्यों में। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका विचारधारा से सीधा संबंध नहीं रहा है उसको लाने की कोशिश होती है तो कैडर में उसका बुरा असर पड़ सकता है। ये बात पार्टी हाईकमान को भी पता है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान अभी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उनमें से कोई उनके आसपास भी नहीं आता, इसलिए उनको रिप्लेस करना पार्टी के लिए, अगर वो चाहे भी तो बहुत कठिन काम है। कर सकती है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसकी कीमत होगी सरकार का जाना। अगर सत्ता खोने की कीमत पर मध्य प्रदेश में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तन करना चाहता है तभी कर सकता है। अगर लक्ष्य है कि फिर से सत्ता में आना है, फिर से सरकार बनानी है,
तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा और कोई विकल्प है नहीं मध्य प्रदेश में। तो इन तीनों राज्यों की स्थिति ऐसी है, तीनों में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तीनों में भारतीय जनता पार्टी का आधार अच्छा है, तीनों में लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, तो इनमें सरकार होने का लाभ जो है लोकसभा चुनाव में भी मिलता है। लोकसभा चुनाव भी 1 साल बाद है, 1 साल से भी कम समय रह गया है। ऐसे में लगता नहीं कि भाजपा हाईकमान कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा प्रयोग करेगा जिसकी वजह से जो यथास्थिति है उसमें कोई बड़ा बदलाव आ जाए और वो बदलाव जो है अनिश्चितता लेकर आए। इसलिए कह रहा हूँ कर्नाटक का नतीजा इन तीनों नेताओं के लिए एक नए अवसर के रूप में आया है। अब ये कौन इनमें से अवसर का लाभ उठा पाएगा, किसको लाभ देने की मंशा होगी पार्टी हाईकमान की, इस पर निर्भर करेगा कि किसका क्या होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना, ये फैसला होने में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के आखिर तक इन तीनों राज्यों में नेतृत्व का फैसला निश्चित रूप से हो जाएगा कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अगर प्रोजेक्ट करके लड़ेगी तो किसको प्रोजेक्ट करेगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।